नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। हम पिछले 2 एपिसोड से बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के पलटी मारने को लेकर के, कि नीतीश कुमार ऐसा क्यों करते हैं? कहाँ गड़बड़ी है? क्या सोचते हैं वो? और क्या होता है उनके साथ? तो पिछले 2 एपिसोड में देखा कि बतलाया नवेंदु भाई ने कि नीतीश कुमार अपनी छवि को लेकर के कितने सतर्क रहे और उन्होंने लगातार ख़्याल किया कि कैसे अपने आप को निकाल पाएँ। और आप जानते हैं कि जनाधार वाले नेता नीतीश कुमार कभी माने नहीं गए, चूँकि जो यूपी और बिहार की जो बात है, कास्ट फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है और कास्ट फैक्टर में नीतीश कुमार बहुत पिछड़ जाते हैं, क्योंकि उनके कास्ट के लोग जो कुर्मी समाज से आते हैं, कुर्मी समाज के लोग 2.88% मतलब 3% कुर्मी कहीं से सत्ता दिलाने लायक माहौल में तो है नहीं कुर्मी। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार पिछले 18 साल से मुख्यमंत्री हैं और केवल मुख्यमंत्री नहीं रहे, 18 साल से कहिए बिहार को अपने तरीके से चला रहे हैं। भले गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, लेकिन होता वही रहा जो उन्होंने चाहा। हालांकि अब उनकी छवि खराब हुई है, लेकिन हम बात शुरू करते हैं वहाँ से। हम पिछले एपिसोड में हम रुके थे कि किस तरह से 2015 में साथ लड़ा उन्होंने आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ, और अच्छी सीटें आई। लेकिन 2017 आते आते आरजेडी के साथ उनके संबंध खराब हो गए और फिर वो बीजेपी के साथ जाने लगे, जबकि उन्होंने कहा था कि हम बीजेपी के साथ जाने वाले नहीं हैं। और मोदी से एकदम सीधा सीधा कहा जा रहा था कि मोदी से उनकी दुश्मनी बन गई है और मोदी विरोध में ही उन्होंने जो है गठबंधन तोड़ा था, जो 2013 में जो गठबंधन तोड़ा था उन्होंने बीजेपी के साथ। तो आज उससे आगे बढ़ते हैं और नवेंदु भाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 2014 में लड़े अलग और 2 लोकसभा सीट ही जीत पाए। फिर 2015 में 7 लड़े आरजेडी के साथ और जो है फिर काफ़ी सीटें आई उनके पास। तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी बीजेपी उस वक्त। पहले नंबर की पार्टी हालांकि ये नीतीश कुमार की पार्टी फिर भी नहीं हो पाई थी, लेकिन दूसरे नंबर की पार्टी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि 2017 में वो आरजेडी को छोड़ करके वापस बीजेपी के साथ चले गए? धनंजय जी, यक्ष प्रश्न है ये, और शायद इसी यक्ष प्रश्न का जवाब नीतीश को भी नहीं पता होगा, इसलिए कि नीतीश ऐसा कई बार कर चुके, तो इसलिए उनको भी व्याख्यायित नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने क्यों इस बार किया, क्यों उस बार किया। वैसे बाहर गिनाने नहीं, लेकिन उस बार जो किया था, उस बार तो पहली बार किया था कि आरजेडी को छोड़ पहली बार भागे थे गठबंधन के बाद। तो वो क्यों? बीजेपी के साथ तो समझ में आता है कि वो मोदी जी के साथ उनका झगड़ा हो गया और मोदी जी के नहीं चाहते थे, इसमें उन्होंने किया। लेकिन आरजेडी के साथ जो अलग हुए उसकी क्या वजह थी? अच्छा, आरजेडी के साथ जो अलग हुए, जो 15 में जीत कर आए, महागठबंधन बना, और 17 में वापस अलग हो गए, और 17 में वापस अलग हो गए। तो क्यों अलग हुए? तो देखिए, उस समय जैसे मैंने कहा ना कि नीतीश अपनी एक तो छवि को लेकर के एक बहुत चिंतित रहते हैं, और चूंकि उनके पास वही एक पूंजी है थी, अब मैं कहूंगा। तो एक तो 2 वजह हुआ 17 में छोड़ने का, जो सामने निकल कर आया उन्होंने भी बताया। देखिए, वो पूरी राजनीति में जैसा कि हम लोग चर्चा करते रहे हैं कि नीतीश अपने कुछ अपने खास तौर पर अपने व्याकरण उन्होंने गढ़े। उन व्याकरणों में 2-3 बातें थी। एक तो था एक छवि को लेकर कि हमारा फेस जो है मतलब 0% टॉलरेंस जो है वो उन्होंने रखा करप्शन को लेकर के। तो इस 0% करप्शन के सवाल का जो मामला है ना, वो नीतीश के पक्ष में हमेशा जाता हुआ दिखाई दिया। और वैसे में आप किसी को भी कह सकते हैं कि फला भ्रष्ट है, फला दागी है। तो ये बड़े तरीके से उन्होंने इसको जो है एक सूत्रबद्ध किया कि हमारी छवि इस तौर पर होनी चाहिए। तो 17 में क्या हुआ कि 17 में एक बात ये हो गई कि जो आज लैंड फॉर जॉब का जो मामला आज फिर एक बार से गहराया है तेजस्वी यादव के चारों तरफ, तो उस समय इसकी शुरुआत हो रही थी। और जो महागठबंधन की सरकार बनी 15 में, उस 15 में साथ आने के बाद ही इसकी शुरुआत हो गई थी कि कैसे तेजस्वी को घेरा जाए, यानी कि लालू को घेरा जाए। और ठीक वो स्थिति जो अभी कुछ महीने पहले दिखाई दे रही थी कि बीजेपी इन तमाम कोशिशों में लगी रही, और तब 17 में कि कैसे नीतीश और लालू प्रसाद को अलग किया जाए। तो इस अलग में एक मुद्दा सामने आ गया कि जैसे ही ईडी और सीबीआई की बात आई लैंड फॉर जॉब में, तो फिर नीतीश को एक बहाना मिल गया
इस और कि साहब हमारी ये छवि को डेंट लगेगा इससे, हम तो भ्रष्टाचार को 0% भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो इस लिहाज से उन्होंने क्या किया कि एक इशू रेज किया कि भाई तेजस्वी यादव आप जो है वो बता दो पब्लिक जनता की अदालत में कि ये पूरा मामला क्या है, क्यों आप पर चार्जशीट हो रही है, क्यों आपको छापे डाले जा रहे हैं, क्यों पूछताछ हो रही है। तो इसको इशू बना लिया उन्होंने, और इशू बना के जाहिर तौर पर जो करार था 2015 में, धनंजय जी वहां बात करना बहुत जरूरी है, जो 2015 में करार हुआ लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच, उस करार में देखिए बहुत साफ तौर पर यह बात थी कि नीतीश आ रहे हैं तो रहेंगे, और आगे का मुख्यमंत्री कौन होगा उस समय भी बात हुई थी। तो नीतीश ने साफ तौर पर तो नहीं, लेकिन ये बात उन्होंने लालू प्रसाद के सामने कही थी, और तेजस्वी भी वहां थे कि अब हम लोग की तो ये अंतिम पारी समझिए, अब तो आगे यही सब न संभालेगा, तो अब हम चाहते भी हैं कि आगे ये जो नई पीढ़ी है वो संभाले, हम लोग अब उम्र हुई। और देखिएगा एक और बात कि उस चुनाव में वो उस तरीके से जो है जीत कर जब आए साथ लड़ करके, तो एक उनके अंदर, नीतीश कुमार के अंदर वो एक ऊर्जा और ताकत भी थी। तो उस ऊर्जा ताकत लेने के बाद मुझे लग रहा है कि फिर उनको लगा कि वो जो कह रहे थे वो उसके पहले कि अब तो हम लोग उम्र दराज हो गए, अब यही सब चलाएगा, तो फिर वहां से उन्होंने थोड़ा सा पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। और उस पुनर्विचार में तो एक तो भ्रष्टाचार का सवाल जो तेजस्वी के इर्द गिर्द बुना गया, जिसके बारे में नीतीश कुमार ने बाद में खुद भी कहा कि ये चूंकि हमारे साथ आए थे तो उस समय केस पर केस चला रहा था, और फिर जो है कुछ इन लोगों ने नहीं किया, और आखिरकार उस केस में तब आप समझ लें कि उसमें एक तरह से वो कुछ मामला निकला नहीं था, तो सीबीआई ने फाइल बंद कर दिया था। फिर अब नए सिरे से ईडी वाली जो बात आई, इस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक ये मुद्दा बना, और दूसरा मुद्दा ये बना कि नीतीश कुमार, जिसको मैंने कहा कि वो अपने पावर, अपनी सत्ता का खुद इंजीनियरिंग किया है नीतीश कुमार ने, तो फिर उस इंजीनियरिंग में जब गठबंधन के साथ आके महागठबंधन में लालू प्रसाद के जुड़ के एक बार फिर वो मजबूत बन गए, तो फिर बीजेपी के पास उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ गया। तो फिर वैसे में उनको लगा कि ये लालू प्रसाद जो उनके दोस्त होते हुए भी पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंदी, सत्ता के पुराने प्रतिद्वंदी, और दूसरी बात यह है कि लालू की राजनीति अपने आप में बिहार में आज भी वजूद रखती है, तब भी वजूद रखती थी। तो उनको लगा कि इस वजूद के साथ अगर धारा में बहते जाएंगे तो फिर हमने जो अपनी राजनीति गढ़ी है उस राजनीति का क्या होगा, और फिर कल गए जाके वो इसमें विलोपित हो जाएगा। तो ये दो बातें थी जिस आधार पर ये उन्होंने छोड़ा। लेकिन एक बात और जो आरोपित किया उन्होंने सामने पब्लिक के, वो कहा कि साहब जो है अंदर से षड्यंत्र ये चल रहा था कि नीतीश कुमार को, सरकार को गिरा दिया जाए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो ये मुख्यमंत्री बनाने का जिस तरीके से एक दबाव और अभियान था लालू प्रसाद का, तो ये मैं अनकंफर्ट फील कर रहा था। तो एक आरोप के तौर पर ये बात आई। लेकिन तो एक आरोप और नैतिकता के दो सवाल, एक भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ सवाल, और दूसरा ये कि अपनी छवि का सवाल कि हम ऐसे जगह पे नहीं रह सकते। तो ये कारण बता के उन्होंने छोड़ा। लेकिन जो असल जमीनी कारण ये था कि लालू प्रसाद के साथ रह के एक बार फिर से नीतीश कुमार ने 15 से 17 तक एक बार फिर से अपनी वो सेकुलर छवि, जो नरेंद्र मोदी के हाथ वाली तस्वीर, हाथ दोनों मिलाते हुए जो पोस्टर छपा, उसके बाद उसको जो डेंट लगा था इनकी सेकुलर छवि को, और बीजेपी के साथ लंबे समय तक काम करने के बाद जो लगा, तो नीतीश को यह ख्याल आया कि फिर से उस छवि को, सेकुलर छवि को रिवाइव किया जाए। तो इसके लिए बेहतर तो रास्ता यही था कि लालू प्रसाद जैसे एक सेकुलर छवि के कद्दावर नेता के साथ चला जाए। तो वो काम उनका हुआ, और वहीं से ये धारणा मजबूत हुई कि नीतीश भले मोदी के साथ हों, भले बीजेपी के साथ हों, भले धर्म की राजनीति करने की शक्तियों के साथ हों, लेकिन साहब वो अपनी सेकुलर छवि भी उनकी है। तो यहाँ से ये धारणा देखिए मजबूत हुई। तो जो फायदा नीतीश उठाना चाह रहे थे 15 से 17 के बीच लालू प्रसाद के साथ रह के, वो एक
छवि के तौर पर इजाफा कर भी लिया उन्होंने अपने आप में, मेरा ये मानना है। और वहां से फिर एक, इसीलिए वो दंभ भी भरते थे, और जो वोटों का प्रतिशत भी जो चुनाव में बाद के दौर में आया तो वो बिल्कुल क्लियर कट था कि जो पहले मुस्लिम और यादव वोट जो है पूरी तरह से आरजेडी के साथ चले जाते थे, तो उसमें मुस्लिम वोटों का छिजन हुआ, और वो छिजन जो है नीतीश कुमार की तरफ हुआ। और नीतीश कुमार ने एक जो तमाम दरगाहों पर जाने का जो मामला है, जो चादर चढ़ाने का मामला है, ये सब अपने को पोस्चरिंग भी उन्होंने काफी किया। और वो बार बार जो है फुलवारी शरीफ जो गए, वहां भी खानका जो वहां पर है मुस्लिम ये क्या बोलते हैं धर्मगुरु वहां रहते हैं, तो वो एक लगातार इस तरह के दौरे भी उन्होंने किए, तो ये एक फायदा हुआ। तो 17 में फिर उनको लगा कि साहब ये दो चीजें तो गड़बड़ है यहाँ पर। एक मेरी छवि जो करप्शन जीरो टॉलरेंस वाली है, दूसरी बात है कि हमारा जो पार्टनर है, पार्टनर पार्टी यानी डिप्टी सीएम ही जो है वो केसेज में है, तो उसके साथ कैसे चलेंगे। तो फिर उन्होंने इस आधार पर छोड़ दिया, और छोड़ने के साथ ही एक उसमें एक तीसरा जो हिडन एजेंडा था कि उन्होंने बीजेपी को फिर से अपने तरफ झुका लिया, क्योंकि बीजेपी की ये गरज थी कि बीजेपी नीतीश के साथ चाहती थी कि दोबारा नीतीश लौट आए। तो दोबारा नीतीश लौटेंगे तो जाहिर तौर पर अपने डिक्टेशन पर, अपने बार्गेनिंग पॉइंट्स पर लौटेंगे। तो इस आधार पर 17 में नीतीश वापस होते हैं। आपकी बात से एक और बात निकालता हूँ जी, आपने बहुत बढ़िया विश्लेषण किया है। 2001 जो आपने बात कही कि एक सेकुलर छवि बनाने के लिए, क्योंकि बीजेपी के साथ रहने के बाद सेकुलर छवि उनकी नहीं थी, वो भ्रष्टाचार नहीं पसंद करते हैं, अपराध को कंट्रोल किया, उसके अलावा जो जातिवाद का आरोप है या जो दूसरे आरोप है वो सारे बरी हो जाते हैं, लेकिन सांप्रदायिकता वाला आरोप चिपकता था। तो लालू प्रसाद के साथ आए और वो भी हुआ कि नहीं ये सांप्रदायिक भी नहीं है, वहां से छवि गई है। बहुत बढ़िया आपने इसको विश्लेषण किया। मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि जब 2010 में चुनाव जो हुआ, 2010 में चुनाव हुआ था, उसमें लालू प्रसाद जी की पार्टी जो है वो 22 सीट पे आ गई थी। बहुत बुरी हालत, मतलब लालू प्रसाद जी की पार्टी इतनी बुरी हालत में होगी किसी ने सोचा नहीं था। खुद लालू प्रसाद जी ने भी कल्पना नहीं की थी, नीतीश कुमार को भी ये कल्पना नहीं हुई कि यहाँ पे इतना लाके समेट देगा 2010 में। और मुझे लगता है कि जब ये कर दिया तो उनको एक पहले से उनके मन में कहीं नहीं था कि बीजेपी को साथ रहने से गड़बड़ी रहेगी, बीजेपी कभी भी धोखा दे सकती है। इसलिए जरूरी है कि लालू प्रसाद यादव भी रहे, ताकि हम कल को अगर हमको यहाँ से निकलना पड़े तो हम उधर जाएं। क्या उनको मोदी की वजह से ऐसा लग रहा था कि मोदी कल आ सकते हैं, या उस समय तो हालांकि मोदी की चर्चा उस समय थी नहीं, तो वो बीजेपी के साथ जो है, जैसा कि एक प्रोग्राम में मैंने भी बोला था, और हमारे जो आपके बिहार के जो बड़े चर्चित हैं साहित्यकार कम नेता, उन्होंने कहा था कि नीतीश ने कहा था कि बीजेपी से मिल जाइए, तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी में जाने से बेहतर है जहर खा ले। तो बीजेपी में जाने से बेहतर है जहर खा ले, मतलब बीजेपी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि बीजेपी के साथ लंबे समय तक रहा नहीं जा सकता है। और तब उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें सोचा कि लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी कमजोर हो गई तो वो भी एक प्लेटफॉर्म बना ले, ताकि यहाँ से कभी उधर जाने की नौबत आई तो हम पहुंच जाए। कि ऐसी स्थिति में थी नीतीश कुमार के मन में? बिल्कुल ऐसी स्थिति थी। ये मैंने कहा ना कि देखिए, वो चूंकि जैसे ही उन्होंने प्रयोग किया, जब 13 में वो अलग हुए बीजेपी से, देखिए शुरुआत में सोशलिस्ट नॉर्म्स है उनका निश्चित रूप से, लेकिन सोशलिस्ट नॉर्म के साथ चूंकि संविध सरकारें जो बनी, आपको याद होगा 67 में या फिर 71 में, तो उन संविध सरकारों में और फिर इवन जो जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र में आफ्टर इमरजेंसी, तो उसमें भी जनसंघ शामिल रही। तो उस तरीके से एक इनकी प्रैक्टिस भी रही, या फिर ये मानते रहे कि सोशलिस्ट अगर बीजेपी से हाथ मिलाते हैं तो कोई हर्जा नहीं, ये कोई मैं पहली बार नहीं कर रहा हूं, मैं कोई नया आदमी नहीं हूं। तो एक उस तरीके से उन्होंने वो जो यात्रा शुरू की। लेकिन उनकी देखिए जो शुरू की बात ही थी, मैं फिर वहां पर आऊंगा, या आप जहां पर ले जाना चाह रहे हैं बात को अपने सवालों के जरिए, तो देखिए यही बात सामने आ रही है कि नीतीश सत्ता के गणित के बड़े नेता हैं। नीतीश कुमार सत्ता के समीकरणों के बहुत बड़े नेता हैं, और नीतीश कुमार
सत्ता कैसे चलाई जाती है, सत्ता कैसे हर हाल में अपने पास रखी जाती है, इसकी चाणक्य बुद्धि नेता है। अब उनको चाणक्य क्यों कहा गया? तो इस वजह से कि वो घूम फिर करके एक सत्ता की इंजीनियरिंग की उन्होंने। जैसे लोकतंत्र में है ना कि जन राजनीति, पीपुल्स पॉलिटिक्स, या फिर जो है मास बेस्ड पॉलिटिक्स। तो नीतीश जो है वो मास बेस्ड पॉलिटिक्स, पीपुल्स पॉलिटिक्स नहीं करके उनको अगर एक लाइन में सूत्रबद्ध करे कोई भी राजनीतिक विश्लेषक, तो इस तौर पर कर सकता है कि वो जो है वो पावर पॉलिटिक्स। तो ये पावर पॉलिटिक्स में तो निश्चित रूप से सधे हुए नेता हैं। और देखिए उनके सधे हुए नेता होने का सबसे बड़ा सबूत है कि जो बीजेपी जो 10 सालों से केंद्र में काबिज है, जो नरेंद्र मोदी महाशक्तिशाली खुद को बोलते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, जो अमित शाह जो स्वयंभू चाणक्य हैं, जो जिनके जिम्मे है पावर को तितर बितर कर देना, सरकारें गिराना, सरकारें बनाना, उन सारे लोगों को नतमस्तक करा दिया ना नीतीश कुमार ने। आप देखिए सिर्फ 45 विधायकों के बूते। तो ये सिद्ध होता है, मैं दरअसल इसलिए ये बोल रहा हूं कि पावर पॉलिटिक्स के बड़े नेता है नीतीश कुमार। तो उस दौर में भी उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि चलो ठीक है, हम अपनी जो ताकत है सो है ही, तो इसलिए उनका डायरेक्ट फाइट वाला लोकतंत्र जो है, टू पार्टी डेमोक्रेसी, ये इसके हिमायती नहीं है नीतीश कुमार। और ये कई बार जो है जब बैठकी या ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें या कहिए कि गपशप में ये बातें उनसे अनायास कह भी दी जाती हैं, और वो इस तौर पर कि ये तो कोई नहीं, क्षेत्रीय दलों का लोकतंत्र होना चाहिए, कई पार्टियां होनी चाहिए, तो वो लोकतंत्र को इस तौर पर परिभाषित करते हैं। तो वो टू पार्टी डेमोक्रेसी के पक्ष में नहीं है। तो लेकिन अब देखिए यही टू पार्टी डेमोक्रेसी इस तौर पर आती है कि उन्होंने बजाबते प्रयोग करके टू पार्टी नहीं, थ्री पार्टी डेमोक्रेसी को अपने तरीके से बिहार में गढ़ा और उसको चलाया। और ये थ्री पार्टी डेमोक्रेसी का फायदा अगर सबसे ज्यादा किसी ने उठाया और सबसे ज्यादा किसी को मिला तो वो नीतीश कुमार को मिला। थ्री पार्टी कौन? आरजेडी एक बड़ी शक्ति, बीजेपी एक बड़ी शक्ति, और साथ ही साथ जब रामविलास पासवान थे तो एलजेपी एक बड़ी शक्ति। लेकिन वो एलजेपी जो है कभी या तो लालू प्रसाद के साथ जाती थी या फिर जो है वो फिर एनडीए में होने के नाते नीतीश के साथ आती थी। लेकिन मुख्यतः जो है मेन झगड़ा शुरू से जो रहा वो लालू और नीतीश का, और लालू नीतीश के बीच एक तीसरी पार्टी बीजेपी। तो बीजेपी को भी उन्होंने बढ़ाया, अपने सोशलिस्ट सामाजिक न्याय के अपनी धारा को भी बढ़ाया, और तो ये दोनों बढ़ाते हुए उन्होंने थर्ड पार्टी जो एक्सपेरिमेंट किया ना, यही उनकी राजनीति का या नीतीश के तोते की वो आत्मा है जिस आत्मा पर नीतीश पिछले 18 सालों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, काबिज हैं। तो जी बहुत बढ़िया आपने कहा। एक और ये आप जो पिछली बार भी जो कहा और अभी जो कहा वो भी एक लाइन बन जाती है। बहुत बढ़िया जमीन दी है आपने कि वो जो तीसरी पार्टी दो ध्रुवीय राजनीति ना हो, कम से कम 3 ध्रुवीय राजनीति हो, कम से कम राजनीति। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई ध्रुव है, भले वो एक गठबंधन में आ गए लेकिन कई पार्टियां हैं और उन पार्टियों को बिना साथ लिए आप चल नहीं सकते। बीजेपी भी नहीं चलती। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है भाई साहब अगला कि जब वो फिर लालू प्रसाद जी को छोड़ करके 2017 में आए तो बीजेपी ने स्वागत तो उस समय कर लिया, लेकिन 2020 का जो चुनाव हुआ उसमें जबरदस्त तौर पे बीजेपी ने उनके साथ डेंट किया, धोखा दिया, चिराग को खड़ा करके साथ में। तो चिराग को खड़ा करके जो सरकार किया उसका बदला लेने में बहुत देर लगाया, उसको वापस इस तरफ आने में बहुत देर लगाई। जैसे जब उनको क्लियर हो गया कि 2020 में हमको ये हराया है इस तरीके से कि हमें तीसरे नंबर की पार्टी, आज भी वो कचोट रहा है उनको, उस पर हम आते हैं, लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी वो बन गए, 45 सीट पर सिमट गए नीतीश कुमार, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो फिर जो है उसके बाद वो वापस गए लालू प्रसाद यादव जी के पास और फिर सरकार चलाई। और इस बार जो पिछली बार आरोप था तेजस्वी पे या लालू प्रसाद यादव जी क्योंकि दबाव बहुत था, मुख्यमंत्री बनाओ, इस बार तो वो दबाव भी नहीं था। तेजस्वी तो एकदम आज्ञाकारी बालक की तरह उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तेज प्रताप यादव बारे में क्या क्या बोल देते थे, कब क्या कर देते थे, इस बार एकदम वो भी शांत रहे।
मीसा भारती और जो लोग थे वो सब भी पीछे रहे, कहीं फ्रंट पे आए नहीं, कुछ नहीं हुआ। एकदम तेजस्वी आदर्श बालक की तरह नीतीश कुमार के पीछे खड़ा रहा। लेकिन अब क्या ऐसा हुआ कि अविश्वसनीय तरीके से नीतीश कुमार फिर जो है 2023 में छोड़ करके चले जाते हैं तेजस्वी को, जबकि एक बढ़िया माहौल बन गया था, इंडिया गठबंधन उन्होंने खुद खड़ा किया था और लगा था कि ये सही मौका है डेंट देने का बीजेपी को, झटका देने का मोदी जी को। फिर अचानक किस वजह से आ गए, ये बताइए जरा। जी बीजेपी के साथ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब आपके इस सवाल में थोड़ा सा हम जाएंगे कुछ और बाएं दाएं थोड़ा रेफरेंसेस के तौर पे। देखिए, नीतीश कुमार ने जितने चुनाव लड़े, मतलब आरजेडी के साथ लड़े तो बीजेपी के साथ लड़े तो ये जान लीजिए आप कि दोनों दलों के साथ गठबंधन में ये सिर्फ आप 2020 का चुनाव छोड़ दें तो 2020 के पहले नीतीश कुमार ही बढ़त लेते रहे। वो बीजेपी के साथ भी लड़े तो उनकी सीटें ज्यादा आई, आरजेडी के साथ लड़े तो भी उनकी सीटें तुलनात्मक रूप से ज्यादा आई। और अकेले जब वो अकेले नहीं, मतलब बीजेपी के साथ जो 2010 का चुनाव लड़ा था उन्होंने, तो 2010 के चुनाव का एक वाकया मैं उल्लेख करना चाहूंगा। 10 के चुनाव में जो लग रहा था कि बहुत लोग को कि साहब 2005 का जो पहला सेशन था नीतीश कुमार का, तो उसमें बहुत काम किया उन्होंने, खूब किया, लेकिन 10 साल होते होते एक एंटी इनकम्बेंसी जो है वो भी बन जाती है। तो वैसी स्थिति में जो है 2010 के चुनाव में कि आफ्टर 5 इयर्स जो इलेक्शन होने जा रहा था, तो अब अगला भी कमान मिलेगी कि नहीं, तो ये बात चलने लगी थी कि शायद वो स्थिति न रहे, और लालू का भी इधर जोर था। लेकिन 2010 का जो रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट में बहुत ही अच्छे मतों से नीतीश कुमार जीते, और समझ लीजिए कि बीजेपी से ज्यादा सीटें उन्होंने हासिल की। सबसे बड़ी पार्टी वो बन गए, सबसे बड़ी पार्टी बन गए, सबसे बड़ी पार्टी बन गए। मुझे लग रहा है कि वो विधानसभा 100 कुछ सीटें आई। हाँ हाँ, 100 से ऊपर 103 या 104 ऐसे कुछ आए थे। और तो मैं उस समय मेरी एक मुलाकात का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। मैं उस समय एक इंटरव्यू के लिए ही गया था, मैं मौर्य टीवी में था एज ए पॉलिटिकल एडिटर। तो नीतीश कुमार को जाहिर तौर पर जैसे होता है पत्रकार, तो पहली मुलाकात थी जीत के बाद, तो उनके केबिन में मैं था, विधानसभा वाले उनके चैम्बर में। तो मैंने उनको बधाई दी कि साहब बहुत बधाई हो आपको, ये है। फिर हमने एक पत्रकार के तौर पर एक अपनी बात भी कह दी कि ये है कि आपने उम्मीदें जो हैं वो जगा दी है बिहार के लोगों की, और ये रिजल्ट जो है ये उन्हीं उम्मीदों का ये प्रतिफल है। तो नीतीश को देखिए ये बात जो है कैसे थोड़ा सा कम लगी, ये बात भी उनको बहुत पर्याप्त नहीं लगी। उन्होंने कहा कि उम्मीदें नहीं नवेंदु जी, उम्मीदें नहीं, ये ऐसे उन्होंने इशारा किया, ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट, ये लोगों का ट्रस्ट है नीतीश कुमार के। 115 सीटें आई थी भाई साहब, 115। देखिए, थोड़ा सा डाटा मुझे याद नहीं रहते हैं बहुत लेकिन तो मैं इसीलिए दर्शकों से भी आपके जो है वो स्पष्ट कर दूं कि डाटा आज नहीं हो, लेकिन राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसमें लगभग जो है अगर 10 सीटें और आ जाती तो स्पष्ट बहुमत आ जाता, अकेले स्पष्ट बहुमत हो जाता उस समय। तो ये उन्होंने जो कहा ना कि ये ट्रस्ट, ये लोगों का ट्रस्ट है और ट्रस्ट है, यानी कि नीतीश कुमार जैसे लोगों के जरूरत है इस बिहार की जनता को, और वो विश्वास व्यक्त किया है, उम्मीदें नहीं है सिर्फ। तो ये देखिए फिर एक उस नेता का इस दावे में कहीं ना कहीं एक दंभ का पुट भी है, जो मैंने आपको कहा था कि वो अपने पर ज्यादा बोलते हैं, जनता माई बाप है इस पर नहीं बोलते हैं। जनता के बदले में जैसे नरेंद्र मोदी की तरह, कि नरेंद्र मोदी भी वो जनता के नहीं, एक अकेला सब पे भारी
अब की बार 400 पार। तो ये नीतीश और जो मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी के जीन्स में बहुत समानता दिखाई देती है, पॉलिटिकल जीन्स में। तो वो उन्होंने यहाँ कहा कि ये ट्रस्ट है, तो वहां से वो फिर चले। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश के मन में ये बात, तो ये कहीं ना कहीं एक फ्रेम, एक आकार ले चुका था कि दोनों पार्टियों के साथ वो लड़ते हैं तो उसमें लीड नीतीश का रहता है। तो जब लीड नीतीश का रहता है तो लीडर भी क्यों नहीं नीतीश बने रहेंगे, और लीडर ही क्यों नहीं उनको बने रहना चाहिए। तो ये साफ तौर पर नीतीश की समझ में ये बात आ गई थी, तो इसलिए उस तरीके से वो लीड लेने लगे। मामला जहां पर आकर के गड़बड़ हुआ कि जब 2020 के चुनाव में जब उनको 45 सीटें आई, और 45 सीटें क्यों आई, इसलिए कि बीजेपी भी एनालाइज कर रही थी कि ये आदमी हमारे साथ है लेकिन फायदा यही उठा रहा है, सीटें इसकी ज्यादा आ रही है। एक बार रविशंकर प्रसाद से भी हमने इंटरव्यू में पूछा था कि साहब वो जीते वो उतना 90 और आप भी जीते इतना 90, लेकिन वो उन्होंने ज्यादा निकाल लिया, आपने कम निकाल लिया। तो रविशंकर ने कहा कि ठीक, माफ कीजिएगा लेकिन हम भी थोड़ा सा ही कम है। तो लेकिन ये थोड़ा सा कम जो होने की बात है, ये कमी जो है वो भी बीजेपी को सालती रही। तो इस आधार पर बीजेपी, और बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, वो क्षेत्रीय पार्टियों का साथ बहुत पसंद नहीं करती है, वहीं तक पसंद करती है जो मेरा मानना है जहां तक उसके अपने लाभ हैं, अपना फायदा होने वाला हो। इसलिए वो मुकाबिल होती है नेशनल पार्टी कांग्रेस के साथ, इसलिए कांग्रेस को हमेशा निशाना करती है। राज्यों में फिर वो क्षेत्रीय दलों पर आती है, लेकिन यहाँ भी घूम फिर करके। तो बीजेपी जो है वो भाई साहब एक सेकंड में रोकता हूँ आपको। 2020 में जब सीटें कम आई, उनकी 43 सीटें आई, 45 तो 43 वो दो बाद में आए। हाँ, वो बाद में आया, मिलाया था। हाँ, तो वो कांग्रेस के लोग नहीं थे जो मिले, वो एक रामविलास पासवान जी की पार्टी के साथ थे। हाँ, ये चिराग का एक विधायक जीत कर आए थे, तो चिराग के विधायक को मिला लिया एक उन्होंने, और फिर एक शायद वो सहनी के विधायक वाले तो विधायक चले गए थे बीजेपी में सारे। अच्छा, सॉरी, सहनी वाले बीजेपी में चले गए थे। एक कोई विधायक और उन्होंने लिया। शायद मुझे लग रहा है कि इनका विधायक एक जीत के आया था, उपेंद्र कुशवाहा का, लोक समता पार्टी का। हाँ, यस, वो उनको उन्होंने मिलाया। तो ये 43 पर जो आ गए, तो 43 पर क्यों आए, इसलिए कि बीजेपी ने कॉन्शसली, और बीजेपी मैंने बताया कि जैसे नीतीश कुमार दोहरा लोक माने 2 पार्टी डेमोक्रेसी नहीं पसंद करते हैं, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में या नेशनल परिप्रेक्ष्य में ठीक इसके उल्टा बीजेपी जो है 2 पार्टी डेमोक्रेसी ही चाहती है। और उससे फिर ऊपर उठती है जब बीजेपी और मोदी शाह की बीजेपी, तो फिर आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है देश में। जैसे लगता है कि 1 पार्टी डेमोक्रेसी वो गढ़ना चाह रहे हैं लोग। तो यहां पर ये नीतीश के साथ तफरका हो गया बीजेपी का। बीजेपी का एजेंडा क्या था कि डायरेक्ट फाइट हो बिहार में, और डायरेक्ट फाइट जिससे हो वो रहे या फिर हम रहे। बीजेपी को ये लगता रहा कि इस डायरेक्ट फाइट में आरजेडी दूर की रेस का घोड़ा है, ये उनको लगता रहा। क्योंकि ये जो पूरा सोशल इक्वेशन है बिहार का, उस सोशल इक्वेशन में बीजेपी आज की तारीख में भी ये मानती है कि ये आगे का बिहार जो है वो 2 ही लोगों की लड़ाई का केंद्र बन सकता है, वो आरजेडी और दूसरा बीजेपी। बीजेपी क्यों, वो अपने एजेंडे के कारण, सामाजिक तौर पर आरजेडी के एजेंडे के कारण। तो ये बाकी नीतीश जो है वो सोशल जस्टिस के भी पार्ट 2 है। वो अमिताभ बच्चन का जो शो आता था ना, तो वो कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय है, जो दूसरी बार जो आया था जिसमें 2 करोड़ का इनाम था। तो उसी तरह से सामाजिक न्याय द्वितीय मैं कहता हूं नीतीश कुमार को। और सामाजिक न्याय अगर कहें वोट के लिहाज से, मतलब धर्म की राजनीति में सामाजिक न्याय तृतीय, तो ये है बीजेपी, अति पिछड़ा और दलित महादलित को जो वो फिर बाद में उन्होंने साधने की कोशिश की, इसलिए कि पूरे भारतीय सामाजिक बुनावट में, और खासतौर पे हिंदी पट्टी की सामाजिक बुनावट में उनको इस सामाजिक न्याय तृतीय के फार्मूला पर आना ही पड़ा, और वो आए तो देखिए उन्होंने अचीव भी किया। तो इस तर्ज पर बीजेपी का सीधा मामला था कि डायरेक्ट फाइट हो। उस डायरेक्ट फाइट में
2020 में नीतीश कुमार को जिस तरीके से बीजेपी ने चाहा कि अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ाएं, लेकिन उस समय तक नीतीश कुमार को भी नहीं लग रहा था कि वो इतने कमजोर है ही नहीं, तो क्यों माने उनकी बात। तो इसलिए उसमें डिक्टेशन उनका चला और ये तय हुआ, जब नीतीश को लग गया कि बीजेपी धोखा कर सकती है, तो उन्होंने ये कबूल करवाया कि किसकी कितनी सीटें आएगी ये माने नहीं रखता है, मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे, ये क्लियर कीजिए। और चिराग पासवान की जब उम्मीदवारी और दावेदारी सामने आई, और चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान जो बिल्कुल एनडीए के साथ थे, वो मंत्री थे केंद्र में, बावजूद इसके चिराग पासवान को जिस तरीके से सेट किया, प्लांट किया बीजेपी ने, ये नीतीश को लग गया। तो लेकिन अब तो एन मौके पर चुनाव खड़ा था, तो नीतीश बहुत अदला बदली कर भी नहीं सकते थे, तो उन्होंने कंडीशन डिक्टेट कराया और उस कंडीशन में ही ये बात आई कि ठीक है, कोई हो नेता कौन होगा, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। और साथ ही साथ चिराग पासवान बीजेपी के वोट उम्मीदवार नहीं है, बीजेपी के घटक नहीं है, ये भी क्लियर उन्होंने करने को कहा बीजेपी को, जो बीजेपी कसम खा खा के क्लियर करती रही। लेकिन उस पूरे प्रकरण में बीजेपी का रिजल्ट आने के बाद झूठ निकला और बीजेपी के कई बड़े नेता जो है वो चिराग की पार्टी से लड़े, राजेंद्र सिंह वगैरह जैसे लोग, और फिर रामेश्वर चौरसिया जैसे लोग जो कि संघ से बहुत घने रूप से जुड़े रहे हैं। तो इनके सारे उम्मीदवार जुटे और उसमें फिर नीतीश ने शर्त रखी कि जो एनडीए के लोग अगर जाएंगे चिराग के साथ तो उनको पार्टी से निकालना पड़ेगा। तो बीजेपी ने पार्टी से निकाला भी, लेकिन चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बीजेपी ने सबको वापस ले लिया पार्टी में, चाहे वो 5 साल के लिए या 6 साल के लिए सस्पेंड किया था। तो ये पूरा धोखा या फिर ये क्लियर कट नीतीश के सामने था। तो 20 की घटना के बाद नीतीश कुमार तब से ही बेचैन होने लगे, लेकिन फिर भी नीतीश की ये काबिलियत है और आज भी वो काबिलियत है। मैं मानता हूं कि वो चाणक्य की राजनीति का, वो उसी मगध के चाणक्य के, वही मगध के राजनीतिक पुत्र है नीतीश कुमार। तो उस तौर पर ये आज भी कुवत रखते हैं कि उन्होंने वो बीजेपी को साध सकते हैं। देखिए साधा भी अभी, लेकिन अब आगे क्या होगा किसी दिन और बात करेंगे उस पर। तो लेकिन मैं ये कह रहा था, लेकिन वहां पर जो डिस्टरबेंस जो शुरू हुआ इनका 20 के चुनाव के बाद, उसमें एक मुख्य कारण ये था कि एक उनको जो डेंट लगा था अपने विधायकों की संख्या को जो 43 जीत कर आए, तो इस पर नीतीश बहुत ज्यादा क्षुब्ध थे। बीजेपी को तो फिर भी वो चला लेते, समझा लेते या फिर उनको तरीके से नाथ देते, लेकिन ये जो उनकी ताकत थी ये तब से बेचैन किए रही। और इसी बेचैनी में नीतीश कुमार की तब कुछ सुन नहीं रही थी बीजेपी, तब इनको लगा कि बीजेपी सुन नहीं रही है, हम नाथना चाह रहे हैं, फिर उसको वो नथा नहीं रही है, इसलिए कि मेरे पास सदस्य संख्या नहीं है। तो एक सबसे बड़ी वजह ये बनी कि चिराग पासवान कार्ड खेलने के बाद बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस अपना जारी रखा, नीतीश कुमार के खिलाफ ऑपरेशन लोटस। और उसी तौर पर जो कि जेडीयू ने खुलकर सामने आकर के उनके नेताओं ने आरोप लगाया और वो कहा कि आरसीपी के जरिए सरकार गिराने की कोशिश हुई। एक बार तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को भी ब्लेम किया कि इनके जरिए, प्रशांत किशोर को भी कहीं ना कहीं से उन्होंने ब्लेम किया। हाल फिलहाल तो आते आते वो जब इंडिया गठबंधन की स्थिति बनने लगी थी तो उन्होंने ये भी कहा कि जीतन राम मांझी की पार्टी को कि तुम मिल जाओ हमारे में, और वो नहीं मिलने के लिए तैयार हुए तो उनके बेटा मंत्री थे, उनको मंत्री पद से वो उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन वहां भी नीतीश कुमार ने कहा कि हमने इसलिए इनको हटाया या मैं मर्ज करना चाह रहा था कि इंडिया गठबंधन इतना इंपॉर्टेंट रणनीति बन रही है, ये कोई रहेगा तो उसमें जासूसी करेगा, बात को पहुंचाएगा बाहर बीजेपी के पास। इस तरह की बातें नीतीश बोलते रहे। तो उनका जो पूरा मामला ये निकल कर आया कि संख्या बल कम होना, उसको बढ़ाने के लिए मेरा मानना ये है कि वो 2022 में फिर से लालू प्रसाद के साथ आ जुड़े, और कोई बात नहीं थी। एक पॉइंट ऐसा है जो कि 22 में आने के बाद उन्होंने इंडिया गठबंधन की जो एक रूपरेखा और एक मोदी के खिलाफ एक जिसको कहते हैं कि मोर्चाबंदी हो विपक्ष का, तो आपको धनंजय जी मैं याद दिलाना चाहता हूं ठीक यही स्थिति उन्होंने
इसके पहले जब वो गए थे 2015 में, और 15 के बाद जब चुनाव जीत कर आए तो 17 तक तो रहे ही ना। 19 में फिर चुनाव होने वाला था लोकसभा का, तो 17 तक वो फिर से एक बार इस तरह की भूमिका में आ गए थे। और मुझे याद है कि उस समय दिल्ली में एक इंडियन एक्सप्रेस ने एक वो पुस्तक का एक विमोचन हुआ था, मुझे लग रहा है चिदम्बरम की किताब थी, उसमें सारे लोग गए थे, बरखा दत्त वगैरह भी थी। तो उस मीटिंग का एक वीडियो आज भी यूट्यूब पर मौजूद है, आप सुनेंगे तो नीतीश ठीक वही बातें वहां करते सुनाई दे रहे हैं। लोकतंत्र और फिर वो संघ मुक्त भारत की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने जो कहा कि सब लोग मिल जाएंगे तो ये हार जाएंगे, इनको एक सीट नहीं मिलेगा, और मोदी से डरने की जरूरत नहीं है, और वो क्या बोलते हैं, लोकतंत्र में भय का कोई स्थान नहीं होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से मुखर होके ये सारी बातें उन्होंने तब भी की थी। तो एक उनका सोशलिज्म जो है ना वो जगता रहा है, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी की गोद में जाते हैं तो फिर वो उस हिसाब से फिर सत्ता की राजनीति साधने लगते हैं। आखिर सवाल एक कर ले, फिर आगे इसका विश्लेषण करें। जी जी। कि अभी जो है कुछ दिन पहले, मतलब जो 26 जनवरी को जो उन्होंने खेल किया, उस खेल की कहाँ जरूरत थी, बल्कि उससे तो उनकी छवि बहुत खराब हो गई है। अब उनकी स्थिति बड़ी दयनीय बताई जाती है। तो वो क्यों ये खेल खराब क्यों किया अपना, जब इतना बढ़िया बना हुआ था। मान लिया कि इंडिया गठबंधन में उनकी जगह नहीं बन रही थी संयोजक की, लेकिन अगर वो रहते और लड़ते इस तरह पे कि भाई नरेंद्र मोदी को हटाना जरूरी है क्योंकि ये लोकतंत्र को खत्म कर दिया, ऐसा कह के अगर लड़ते तो उनका चेहरा जो है या उनका कैरेक्टर जो है इतिहास में एक जुझारू नेता के तौर पे बचा रहता। लेकिन अभी तो उन्होंने पूरी छवि अपनी चौपट कर ली, उसकी क्या निसंदेह। हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल निसंदेह आप ठीक बोल रहे हैं। तो देखिए ये छवि होता है ना कि बहुत ज्यादा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय में, ये पूरे धरा में, इस पूरे ब्रह्मांड में वो हर चीज की एक लिमिटेशन है, वो संतुलन पूरा है ना प्रकृति का। तो उसी तरह से अंतरिक्षीय शक्तियों का भी एक संतुलन है। तो राजनीति में भी अब जो कहा जाता है, एक हमारे यहाँ बिहार में एक कहावत है कि ज्यादा होशियार जो बनता है ना वो 4 जगह मखता है। तो वो मखने वाली जो बात है ना वो नीतीश के साथ हो गई। तो वो देखिए एक ये जो वो गठबंधन के नेता बन सकते थे, वो पूरी एक तानाशाही और के विरोध में एक लोकतंत्र के नेता बन सकते थे, जो उन्होंने हमेशा बोलना था उनका कि लोहिया जेपी जयप्रकाश गांधी। तो ये पूरे डेमोक्रेसी के सारे पिलर्स हैं, इन पिलर्स में अपना नाम शुमार करना चाहते थे, तो ये वैसा कर सकते थे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो 17 में के पहले भी ऐसी बातें वो कर रहे थे, लेकिन फिर वो चले गए, इसलिए कि फिर ये सारी चीजें करने में फिर वहां भी नीतीश जो है वो देखते हैं अपनी पावर इंजीनियरिंग, कि यहां पर सत्ता का इंजीनियरिंग, अगर ये फायदा होगा तब तो ये डेमोक्रेसी ठीक है, अगर ये फायदा नहीं होगा तो साहब ये डेमोक्रेसी ठीक नहीं है। तो उनको कांग्रेस से एक, देखिए कांग्रेस विरोधी राजनीति, और लोहिया का हवाला जो बार बार दिया जाना कि लोहिया जो है कांग्रेस विरोधी राजनीति के केंद्र थे, हम लोग सोशलिस्ट हैं। तो कांग्रेस विरोधी राजनीति, मुझे तो लग रहा है कि मैं लोहिया को इस तौर पर समझता हूं कि लोहिया आज होते तो शायद उस समय कांग्रेस विरोधी राजनीति की धुरी बने थे, इसलिए कि कांग्रेस यानी कि एक एकल सत्ता, एकलवाद, एकल सत्तावाद। तो एकल सत्तावाद के हिसाब आज लोहिया होते तो शायद मुझे लग रहा है कि वो बीजेपी या फिर मोदी शाह के बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेहरू के खिलाफ वो हमेशा सदन में मुखर रहते थे, सड़क पर भी और सदन में भी, तो आज शायद मोदी के खिलाफ होते। तो लोहिया के दर्शन के उनके अगर इस तौर पर देखें तो नीतीश कुमार ने ये एक बात जो है ना कि लोहिया को इस तौर पर नहीं लिया, लोहिया को इस तौर पर लिया कि पावर गेम जो है वो कैसे विपक्ष के पास रहे, तो विपक्ष अपने को वो खुद ही मान लेते हैं। तो इसलिए कांग्रेस को मैं बताता हूं अनकॉन्शियसली नीतीश कुमार के जहन में, उनकी चेतना में बीजेपी सत्ता पक्ष नहीं है, उनके जहन में कांग्रेस ही सत्ता पक्ष है।
ये मेरे को बार बार लगता रहा है। और आप उनके देखिए व्यवहारों से भी ये समझ सकते हैं। जैसे मैंने 17 वाली बात कही, तो उसमें फिर वो पलटी खा के और 17 में फिर वो पलट गए, और फिर 19 का चुनाव उन्होंने जो है जिस मोदी के खिलाफ वो दिल्ली में एक्सप्रेस वाले सेमिनार में उन्होंने भाषण दिया था, फिर वो तो लौट के चले आए। फिर उसी तरह देखिए कि इस बार जो आए और फिर उन्होंने इस शर्त पर आए कि साहब अब बच्चा नीचे संभालेगा, ऊपर में जो है अब ये चलेंगे, ऊपर में केंद्र में ये जाएंगे। तो ये बात हुई थी और इस आधार पर ये राजनीति आगे बढ़ने की बात थी। देखिए 2015 के चुनाव में भी लालू प्रसाद ने बड़ी पार्टी होने के बावजूद दही का टीका लगाया था नीतीश कुमार को। तो ये इसीलिए कि तुम ही नेता हो, तो उनके अंदर शायद वो सोशलिज्म वाला एक राग है लालू प्रसाद के अंदर, लेकिन यहाँ पावर वाला राग है। तो फिर यहाँ दूसरी बार जब इंडिया गठबंधन को उन्होंने बनाया, दौड़े उसके लिए, तेजस्वी को साथ लेकर गए, लालू के साथ भी एक समझ बनी थी, लेकिन ये तो बन ही रहा था। मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत हड़बड़ी दिखा दी नीतीश कुमार ने, और ये हड़बड़ी इसलिए कि फिर वही पावर पॉलिटिक्स, फिर वही नीतीश का वो ओवर कॉन्शियसनेस कि ये जो कुछ भी बन रहा है इसका केंद्र कहां जाएगा, मेरे अलावा कहीं शिफ्ट तो नहीं कर जाएगा। तो बोलने के लिहाज से तो बोलते थे कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कुछ नहीं लेना चाहता हूं, मैं कोई पद नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अंततः देखिए निकल कर आए तो यही कि वो लोग तो कुछ नहीं कर रहा था नहीं तो संयोजक का। लेकिन भाई साहब वो जो है पावर कहाँ जाएगा, सेंटर ऑफ पावर का सेंटर कौन बनेगा, मैं नहीं हूँ कोई और बन जाएगा। अब जब आए हैं बीजेपी में तो पावर के सेंटर तो अभी भी नहीं है, वो तो और बुरी स्थिति में पहुंच गए। बिल्कुल, अब और बुरी स्थिति में पहुंच गए। तो सौदा उनके लिए खराब रहा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी उन्होंने। मुझे लग रहा है कि अब ये 22 में जब वो आए फिर से महागठबंधन में, और फिर जो है अभी चले गए 24 में, तो और 24 में क्यों गए इस पर थोड़ी सी बात हम लोगों ने की, लेकिन अब 24 में जाने के बाद और अभी लोकसभा चुनाव बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है, इस लोकसभा चुनाव और इस बीच जो स्थिति है, मुझे लग रहा है भाई साहब मैं यही चाहता हूं धनंजय जी, यही मैं कह रहा हूं। हाँ, तो ये एक चैप्टर मुझे लग रहा है कि ये बात करने की अलग से है। अभी शायद मेरे लिए भी कुछ शेड्यूल टाइम है, तो आज की बात मुझे लग रहा है कि यही करते हैं, लेकिन इसका एक कड़ी जो है आप, मुझे लग रहा है कि अब थोड़ी इसके बाद हम लोग कर लेंगे, कल कर लेंगे जी, ये जरूरी होगा। तब शायद मुकम्मल तस्वीर आपकी कथा जो है, नीतीश कथा, अथ श्री नीतीश कथा, वो शायद पूरी हो पाए। हाँ बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप आए, और जी धन्यवाद। जो हमारे साथ दर्शक देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद। देखिए ये जो है हर चीज को खोलना जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार, फिर एक और एपिसोड करेंगे हम, 5वां एपिसोड, कि नीतीश कुमार ने भारत की पॉलिटिक्स में क्या परिवर्तन किया, इस पर भी बात करेंगे हम। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि नीतीश कुमार ने क्या अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली या कुल्हाड़ी पे पांव दे मारा, और ऐसा क्यों किया, इस पर बात करेंगे विस्तार से। बहुत बहुत धन्यवाद।